हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 10 का जो है मैथ का वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट 10 का जो है मैथ है। कुल जो है 1 से लेकर के 20 तक 20 क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो है बहुत कुछ सीख करके जाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए धुआंधार तरीके से जो है शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? देखिए मेरे दोस्त, समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल जो है, आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? तो आसन्न कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है और आमने सामने का कोण बराबर भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि 3/6 दे दिया है तो ये 3x अगर मान लेते हैं, ये 6x मान लेते हैं, तो आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा? अभी अभी हमने बोला कि आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री और आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए ये अगर आप कीजिएगा तो 3x + 6x बराबर 180 डिग्री। तो ये 9x बराबर हो गया 180 डिग्री। 9 दूना 18, x का मान आ गया 20 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है? छोटे कोण का मान। तो छोटा 3x होगा कि 6x? तो आप बोलोगे 3x। तो 3x बराबर, इसीलिए 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने x का मान 20 आया है तो 20 × 60 डिग्री। 20 × 60 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चित्र में दिए गए चित्र में यदि BAC एंगल BAC ये जो है 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री है, और एंगल ABC किधर है भाई? ABC 50 डिग्री है, और CDE जो है 25 डिग्री है, तो AED का मान बताइए। AED ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये कोण बाह्य कोण। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो है उसके ये जो है संगत दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम इस त्रिभुज ABC में जो है अगर एंगल C के मान निकाले, ठीक है ना, तो यहाँ से एंगल C बराबर जो है, एंगल C बराबर ये हो जाएगा कितना? तो 50 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। ये इस त्रिभुज का ABC का ये जो है बाहरी कोण हो गया बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो है उसके दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो एंगल C का मान हो गया 50 और 30 80 डिग्री। ये कितना आ गया मेरे दोस्त? 80 डिग्री, ठीक है। अब हमसे यहाँ का मान पूछा है, तो देखिए अब आ जाइए आप इस त्रिभुज में, किसमें? तो ECD में जो है ये दोनों अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण पूछ रहा है। तो एंगल E का मान, एंगल E कहने का मतलब हो गया कि एंगल AED का मान जो है कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 80 डिग्री अब प्लस 25 डिग्री। बात वही है कि बाह्य कोण का मान जो है उसके दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 80 या 20 100 105 डिग्री। तो 105 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर ए, 105 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि के 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह मूल राशि के 81 गुनी हो जाएगी? देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में ये गुना गुनी वाला क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए। जैसे 4 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, तो आप कहोगे सर 3 गुना हो रहा है। अब कितना पूछा है, तो कहता है कितने साल में, साल हमें मालूम नहीं है, कितना गुना है, तो 81 गुना की बात कर रहा है। देखिए चाहे जय साल में जितना गुना दिया जाएगा, फिर जो पूछेगा ना वो जो है उसी संख्या का कुछ ना कुछ पावर होगा। तो आप जैसे 3 गुना है तो देखिए 3 के कितना पावर 81 होगा। तो 3 का जो है हम देखेंगे तो 3 × 9 = 27 × 81, यानी 3 के पावर 4 जो है 81 होता है। बस कुछ नहीं, पावर में जो है इस समय से आप गुना कर देंगे। पावर में जो है इस समय से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ समय था, ये वर्ष था, ठीक है ना, और ये मतलब गुना गुनी था, ठीक है। मूलधन मूलधन कितना गुना हो जाता है। तो यहाँ जो है हमसे पूछा कि कितने वर्षों में, तो अब नया समय जो है कि कितने समय में 81 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 में जो है इस 4 से गुना कर देंगे, तो 4 × 16।
तो 16 वर्ष में जो है ये अपने मूल राशि के 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, लिख दिए। और ये 81 देखना है कि 3 के कितना पावर में है, 4 जितना भी पावर आएगा उस पावर में जो है यहाँ समय से गुना कर दीजिए, बस हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 9/13वां भाग, संख्या मालूम नहीं है तो मान लीजिए कि x है, इसका 9/13वां भाग का मतलब गुना 9/13 कितना है भैया, तो 54 है। ठीक है जी, तो 9 छक 54, तो ये 13 छक 78, यानी x का मान, यानी उस संख्या का मान जो है 78 आ गया। उस संख्या का मान कितना आ गया, 78। अब कहता है कि उसी संख्या के 7/13वां भाग क्या होगा। लो भैया, तो 78 के जो है आपको कितना निकालना है, 7/13, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी 6 में 7 से गुना होगा, 6 × 7 = 42। तो 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, कहता है कि एक आयताकार बॉक्स की जो है भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। देखिए, आयताकार बॉक्स हो या वर्गाकार बॉक्स हो तो उसमें छड़ी जो है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर ये कोई बक्सा है आयताकार, ये मान लीजिए कि ये कोई आयताकार बक्सा है, तो इसमें जो है छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो छड़ी की अधिकतम लंबाई जो है इसका जो है विकर्ण हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगा विकर्ण। ठीक है, समझ रहे हैं। तो घनाभ का विकर्ण, यानी आयताकार बॉक्स का जो है ये छड़ी की जो लंबाई होगी, इससे विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्त थोड़ी सी बिजली चली गई है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, तो क्या हम कह रहे थे कि जो उसका जो छड़ी की जो लंबाई होगी वो उसका विकर्ण होगा। ठीक है ना, तो छड़ी की जो लंबाई हो जाएगा से विकर्ण हो जाएगा। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि √L² + B² + H² होता है, यही ना होता है। तो यहाँ जो है कितना कितना है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये जो है आपका 3 × 3 = 9, 4 × 16 और 50 = 25, 16 × 25 यानी 50 आ गया, √50। 25 × 2 = 50, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5√2, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। ठीक है ना, 225 का स्क्वायर है, 225 का स्क्वायर × 60, भाग का मतलब बटा कर देते हैं, 15 के पावर 5 है। ठीक है ना, तो 15 का स्क्वायर × 15 का स्क्वायर × 15, इसको तोड़ दिए, राइट। 2 × 2 = 4 × 1 = 5, 15 के पावर 5 था, तो गुने फिर 10 × 21 है। अब देखिए, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, तो 15 के 2 गो है, तो ये 2 गो से मतलब 15 के स्क्वायर होता है 225, तो इससे 225 है, फिर इससे 225, ये खत्म हो गया। ये 15 × 60 कट गया, तो 4 में जो है 10 × 21 से जब गुना कीजिएगा तो 10 × 40, 21 × 84, तो 40 84 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ई। और ये क्वेश्चन हम आपको पिछले ही सेट में करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है कि 515.86 × 515.86 -314.87 × 314.87 अब बताइए 200.99 का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं, इतना गुना इतना है तो a² लिख सकते हैं, यानी कि 515.86 का स्क्वायर है, -314.87 का स्क्वायर। ठीक है, अब बटा तो ये है 200 दशमलव कितना ये 9। ठीक है, अब देखिए ये a + b और a - b, a + b और a - b जो है इसका a² - b² का फॉर्मूला होता है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, समझ रहे हैं ना। तो ये जब इसी हिसाब से जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 515.86 + 314.87, ठीक है, इंटू फिर 515.86 - 314.87 अब बटा ये 200.99। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए जब इसको घटाइएगा ना तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, मतलब पैंचा लिखिए, 16 में से 7 × 9, यहाँ बचा
7, 7 में से 8 है, फिर 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 1 में से गया 0 और 5 में से 3 गया 2। यानी कहने का अर्थ है कि इसको जब माइनस कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7, 6, 13 के 3 हासिल 1 है ना, 8, 8, 16, 17 के 7 हासिल 1, 5, 4, 9, 10, 0 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, अब 5, 3, 8, 830.73, 830.73 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हल्का सा जो है बिजली नहीं होने की वजह से आप लोगों को कुछ धुंधला दिखाई देता होगा, तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए, है ना। बारिश का मौसम है, बिजली चली गई है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है कि यदि 27 के पावर जो है 1.5 है गुने 9 के पावर 1.25, अब भागा है 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर n हो, तो n का मान क्या हो। लेकिन सबको ना पहले बेस सेम कीजिए। ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 3 9 27, इसका पावर है आपको दिया हुआ 1.5। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका पावर दिया हुआ 1.25। अब भागा ये 3 के पावर 5 है, अब बराबर 3 के पावर n है, ठीक है। अब देखिए 15 3 45, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4.5 लिख सकते हैं। ये 125 गुना होता है 250, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 के पावर 2.5 लिख सकते हैं भाई। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर 10। अब आप लोग जानते हैं कि गुना में पावर जो है, गुना में पावर जो है, ठीक है। हाँ, बिजली आ गई है। तो देखिए गुना में पावर जो है क्या होता है, जुड़ता है, भाग में पावर घट जाता है। तो 3 के पावर हो जाएगा 4.5 प्लस 2.5 माइनस, भाग में है तो घटा दिए, -2 बराबर 3 के पावर। बेस जब सेम हो तो पावर भी सेम होगा। तो 4 और 2 6 एक 7 हुआ, 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो यहाँ से आपने देखा कि n का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 5। n का मान कितना आ गया, इसको जब जोड़िए ना तो 4 2 6 आइए, हाफ हाफ 1 हो गया 7, और 7 में से 2 गया तो 5। तो n का मान 5 आ गया। 5 तो नहीं है तो हम किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ 5 है, 3 के पावर कितना है जी 5, 3 के पावर 5। तो 4 2 6 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972 है और उनका भागफल जो है 4/3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए माने कि अगर वो दोनों धनात्मक संख्या को, अगर एगो को ए और एगो को बी मानते हैं, तो ए गुने बी जो है आपको 972 है। अच्छा समझिएगा। और उनका भागफल यानी कि ए बटा बी जो है, अगर ए में बी से भाग दिया गया तो भागफल जो है 4/3, ठीक है ना, 4/3। अब देखिए अगर ये 4/3 है तो अगर हम b को इसी प्रकार से 3 और a को 4 मान लें, यानी कि b को 3x और a को 4x अगर माने और इसका मान यहाँ पे हम रखें, तो ये हो जाएगा 4x गुने 3x बराबर 972। काटिएगा तो 9 2 11 7 18, 3 से कट रहा है, 3 दिया 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 4 से भी कट रहा है, 4 8 32, 4 1 10, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 81। x में 1 से गुना हुआ तो x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर √81, यानी x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 9। x का मान कितना आ गया 9, तो 9 आ गया। तो संख्या यहाँ क्या क्या मान है, 4x और 3x, तो कितना हो जाएगा 9 चक, एगो हो जाएगा 9 चक 36, एगो 3x है तो 9 तिया 27। तो 27, 36 और 27 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 36 और 27। और सच मानिए तो आपके पास ऑप्शन था तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही देखें कि 4 और 3 है भागफल, तो जो भी संख्या होगा वो एक 4 से कटने वाला होगा, एक 3 से कटने वाला होगा। देखिए ये 4 से कटने वाला नहीं है ना, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म। 4 से 4 9 36 और 3 9 27, और सेम संख्या से गुना भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि x बराबर 0.65555 है तो x का भिन्न संख्या में मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आप बहुत बार कर चुके हैं। तो 0.6 5 5 5 दोहरा रहा है, यानी 5 पर हम रेकरिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है आप दशमलव को भूल जाइए, है ना, ये x का मान हो गया। तो अब दशमलव को भूल जाइए, तो दशमलव को भूल जाइए तो क्या लिखेगा 65। अब हमने क्या बताया कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, जैसे कि 6 पर रेकरिंग नहीं, तो उसको घटा दीजिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए होता है 10, मतलब एक पर जय अंक के बाद 10 रेकरिंग नहीं है, जैसे 1 अंक पर रेकरिंग नहीं तो एगो 0 देंगे, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं रहता तो 2 0, इस प्रकार से। जितने अंक पर रेकरिंग है उसके लिए आता है 9, तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 होगी, राइट। अब देखिए 65 में से 6 जब घटाइएगा आप तो आ जाएगा
59 और 10 नवा 90। तो 59/90 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन है ये, देखिए ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खेल खेला है, ये कई गो लड्डू बढ़ा दिया है, तो कई गो लड्डू हम भी बढ़ा देंगे। तो 590/900, 590/900 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन। फिर से बिजली चली गई है तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन रुकना नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते जाना है और एग्जाम को क्लियर करके रहना है। तो कहता है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, देखिए अब सब ये फ्रैक्शन का खेल है, बात समझिएगा। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, 6/11 लोग का मतलब हुआ कि अगर हॉल में 11 लोग हो तो उसमें से 6 लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना। नीचे हमेशा कुल रहता है टोटल, तो अगर हॉल में 11 लोग हैं तो 6 लोगों की बात कर रहा है, तो 6 लोग जो है वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14, यानी कि अगर टोटल कुर्सी 14 है तो उसमें से 9 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियाँ खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। देखिए बात जरा समझिएगा कि 9/14 पर जो है लोग बैठे हुए हैं और शेष लोग खड़े हैं, शेष लोग खड़े हैं। तो यहाँ जितना भी उपलब्ध कुर्सी है, कहता है वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में 9/14, अगर 14 को टोटल कुर्सी को मानते हैं तो उसमें से 9 पर जो है क्या है, 9 पर जो है लोग बैठे हुए हैं। अगर ये 14 को टोटल कुर्सी है तो बैठे कितने पर है, 9 पर है, यानी खाली कितना है, 5, खाली कितना है, 5। जबकि यहाँ संख्या में कहता है कि भाई 30 कुर्सी खाली, 30 कुर्सी खाली है, यानी 5 × 6 = 30। 1 यूनिट का मान आ गया 6, 1 यूनिट का मान आ गया 6। इसका मतलब हुआ कि 9 यूनिट का मान हो गया 9 × 6 = 54 और 14 यूनिट का मान हो गया 14 × 6 = 84। अब बात समझिएगा, तो कहता है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हुए हैं, मतलब जितने लोग हैं उसमें से 6 लोग बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ बैठे कितने लोग हैं, 54 लोग हैं। तो अब 6 यूनिट का मान हो गया कितना, 6 यूनिट का मान हो गया 54, तो 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54। तो अगर 11 को लोग में से 6 को लोग बैठे हुए हैं तो खड़ा क्या को हुआ, 11 में से 6 घटाइए, 5 को आदमी खड़ा हुआ। तो अगर 1 यूनिट का मान 9 है तो 5 यूनिट का मान 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए उम्मीद करते हैं कि शायद ये थोड़ा सा आपको बाउंस किया होगा, तो एक बार फिर से समझिएगा, वीडियो को फिर से बैक करके समझिएगा। सारा खेल जो है कुछ नहीं फ्रैक्शन का है। देखिए हॉल में जितना मौजूद लोग है उसका 6/11, 11 का 6/11 का मतलब हुआ कि 11 लोग अगर हॉल में हैं तो उसमें 6 लोग की चर्चा हो रही है, तो 6 लोग जो है वहाँ उपलब्ध कुर्सियों पर जो है बैठे हुए हैं। अब उपलब्ध कुर्सियों से कहता है 9/14, यानी अगर 14 को कुर्सी है तो 9 की बात हो रही है कि 9 पर बैठे हुए हैं। तो 9 पर बैठे हुए हैं तो 9 × 5 = 14, यानी 5 वो कुर्सी अभी खाली है, जबकि यहाँ ऐसे कहता है 30 कुर्सी खाली है। तो 5 यूनिट को हमने बराबर किया 30 से, तो 5 × 6 = 30, यानी 1 यूनिट का मान आया 6। इसका मतलब हुआ 9 × 6 = 54, 14 × 6 = 84, यानी कि 54 लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि हॉल में टोटल कुर्सी कितना है, 84 गो, ठीक है। तो अब कहता है कि ये जो कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो 6/11 लोग बैठे हुए हैं, मतलब 11 में से 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग को हम 54 के बराबर किए, 6 × 9 = 54 है ना, तो 1 यूनिट का मान 9 आ गया। तो 6 में से अगर 11 में से 6 लोग अगर बैठे हुए हैं तो कितने लोग खड़े हैं, 5 लोग, तो 5 × 9 = 45। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि LPG सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़ के 640 रुपया हो गया है। भाई अभी तो इससे दुगना है सीधे, है ना। तो गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए जिससे कि LPG पर व्यय की जाने वाली राशि जो है पूर्ववत बना रहे। देखिए जब व्यय फिक्स हो, यानी व्यय जो है कांस्टेंट हो, तो क्या होता है कि मूल्य जो होता है, मूल्य वो खपत के इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है। यानी कहने का अर्थ है कि देखिएगा कि रुपया जो है, रुपया 512 से कितना हो गया, 640, 512 से कितना हो गया, 640, ठीक है। अगर चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो आगे भी काट सकते हैं। काट दे क्या, 4 से कटेगा, 4 × 1 = 0, 4 × 3 = 12, ये 4 से 4 × 1 = और 4 × 6 = 24, ठीक है। और कटेगा क्या, चलिए ये कुछ गड़बड़ लग रहा है कि 4 × 1 = 1 बचा, हाँ 4 × 1 = 1 बचा, 11, 4 × 2 = 8, 3 बचा, 4 × 8 = 32। और कटेगा अभी कितना से कटेगा, 4 से और कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, ये जो है 4 × 6 = 16।
देखिए 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 बचे 40, यानी ऑल ओवर ये काट करके क्या आ गया 4:5। तो अगर खर्चा जो है 4 से मतलब रुपया जो है 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा खर्च बिल्कुल वैसे ही बना रहे, तो खपत जो है जो हम पहले 5 खपत करते होंगे सो अब 4 कर दीजिए, तभी ना बराबर होगा। देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, समझे। मतलब खर्च रुपया जो है 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो आपको खपत को क्या करना होगा कि अगर 5 करते थे तो अब 4 करना होगा, तब जो है आपका व्यय जैसो के तैसो बना रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए बिजली आ गई है, तो अब देखिए तो वही पूछ रहा है कि कितना % कम होना चाहिए। तो देखिए कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए। तो पहले 5 था, अब कितना कर दिया जा रहा है 4। तो 5 से 4 कितना कम किए, 1 कम किए, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत में पूछा है गुना 100 कर दे, 5 से 20 25 100, यानी कितना आ गया 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 13वां क्वेश्चन है कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य जो है 185 रुपया से बढ़ के 222 रुपया हो गया, बढ़ गया है। तो कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा सो पूछ रहा है। देखिए 222, 185 से 222 हो गया, तो कितना बढ़ा सो देखेंगे, यानी इसके लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। अब तुलना जितना था पहले 185 से गुने 100 कर देना, बस हो गया, इतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए 2 में से 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 गया 3, 1, तो 37 हो गया 185 गुने 100, 3 पचे 15, 7 पचे 35, ये 5 से कट गया, 5 से 20 पचे 100, यानी कितना आ गया 20%। तो 20% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, तो कोई मतलब बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर प्रति गति से, है ना, और दूसरा हिस्सा जो है 495 किलोमीटर प्रति गति से जो है तय करता है, दोनों हिस्सों की औसत गति बताइए। देखिए मान लीजिए कि दोनों हिस्सा जो है समान है, मतलब दूरी समान है, ठीक है ना, तो वो एक ही दूरी पर गया और वापस आया, या फिर जितना हिस्सा आगे गया फिर उतना ही दूसरा हिस्सा वो आगे गया, तो दोनों एक ही बात होता है। तो उस हिसाब में औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल का फार्मूला होता है 2, और प्रथम चाल यानी S1 मान लेते हैं, और दूसरा चाल S2, 2S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2, तो ये 2 गुने ये हो जाएगा आपको 330, गुने ये हो जाएगा आपको 495, बटा में 330 प्लस 495। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 330 गुने 495, बटा जब इसको जोड़िएगा तो 5 और 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 825। ठीक है, चलिए काटते हैं। तो कितना से काटे, 5 से काटना होगा, 5 छक 30, 5 छक 30, ये 5 से 5 एक दाफे तो 8 है, तो 3 बचा, 5 छक 30, अब बचा 25, 65 है ना, 165। अब कितना से लगेगा, 5 3 15 और 16 3 48, ये 3 से कट जाएगा, 5 15 5 हासिल 1, 16 3 48 49। तो देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 है, 66 में 10 से गुना होगा तो 660, 660। तो 660 जो है इसका कुछ गलत हो रहा है, 2 गुने, एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक बार फिर से कटिंग देख लीजिए। चलिए 5 से काटे, 5 छक 30, 5 छक 30, ठीक है, ये 5 से 5 एक दाफे और 3 बचा 2, तो 32 हो गया, तो 5 छक 30, फिर 2 बचा 50 25, ये 1 से 4 1 से जो है कै दफ़े काटे हैं, 16 3 48, 5 3 15, 5 3 15 5 हासिल 16 3 48 49। अच्छा, तो 3 दूना 6, 66 में हमको 6 से गुना करना था, यहाँ 5 लिखा गया था, है ना, 66 में कितना से गुना करना है, 6 से, तो 6 36 से 6 हासिल 3, 6 36 3, 6 36 3 39, यानी कि 396, 396, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 15वां क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन जो है 79 kg है। जब कोच शामिल होता है तो टीम का औसत वजन जो है 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का वजन कितना है। देखिए कोच का वजन जो है, कोच का वजन जैसे औसत सबका दिया हुआ है 79 kg। एक बात बताइए कि अगर कोच का भी औसत मतलब कोच का भी वजन 79 kg होता तो कोई चेंजिंग होता औसत में, कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन औसत बढ़ रहा है, यानी कि
पूंछ जो है जरूर 79 kg से ज़्यादा वजन को है। अब कितना औसत बढ़ा, तो 1 kg बढ़ा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले टीम क्या गो था 11 गो, मतलब मेंबर क्या गो था 11 गो, एगो कोच आ गया तो ये 12 गो हो गया। तो ठीक है, तो नंबर मतलब व्यक्तियों की संख्या अगुने कमी या वृद्धि कर देना, तो 1 की वृद्धि हो जाता है 1 बस हो गया। तो 79 अब प्लस 11 1 12, 12 में 1 से गुना होगा तो 12, तो 9 2 11 यहाँ से ले 7 1 8 है 1 9, तो 91 kg जो है, बहुत भारी भरकम पूछ है भाई, 91 kg जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 नंबर है, उसका एलसीएम 171 और एचसीएफ 19 है, उनमें से एक संख्या 19 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी 2 संख्या रहे या एलसीएम एचसीएफ दिया रहे तो 2 संख्या का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये एकदम फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। हम मान लीजिए कि पहली संख्या 19 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, एलसीएम दे दिया कितना भैया 171 और एचसीएफ कितना है 19, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 171। तो 171 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 17वां क्वेश्चन है कि 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले अंदर के को जो है सॉल्व करेंगे, तो ये 2 + √3 अब बेटा ये 2 - √3 है, इसको जब रेशनलाइज करोगे यानी हर परिमेयकरण, तो ये 2 + √3 या बाई 2 + √3 से गुना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये होल स्क्वायर है। अब देखिए ये ऊपर वाला तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जो है a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो 4 में से 3 का एक, ये कहानी खत्म हो गया। अब देखिए इसको जब अब 4 में से 3 का एक, नीचे की कहानी खत्म हो गया। अब 2 + √3 का होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो ये a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पर रूट मतलब 2 और b के जगह पर √3, ठीक है, नीचे तो 1 हो गया है, कहानी खत्म। तो ये इसको होल स्क्वायर तोड़ दिया, अब इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गया, अब प्लस 2 दूना 4 √3 का स्क्वायर। फिर जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो 4 4 16 16 तिया 4 का स्क्वायर 16 है, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 + 48 और प्लस 2ab 2a और b, ठीक है, तो ये 48 × 6 97 हो गया, अब प्लस 7 × 14 और 14 चके 56 √3। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 97 + 56 √3, 97 + 56 √3, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस। 18वां क्वेश्चन है कि यदि भाज्य जो है 2200 है, भागफल जो है शेषफल जो है 13 है, और भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चा क्लास से ही, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भाज्य दिया हुआ है भाई साहब कि 2200 है, भाजक के बारे में क्या बोलते हैं कि भाजक भागफल के 1/3 है। अगर भागफल को आप x मानते हो तो भाजक उसका 1/3 है, यानी कि x/3। अब प्लस शेष कितना है, शेष दिया हुआ है 13, ये 13 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो ये 2200 में से 13 जब घटेगा तो डायरेक्ट मैं घटा के लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 2187 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर x में x से गुना होगा तो ये x स्क्वायर बटा में ये 3 हो गया, बटा में कितना हो गया 3। चलिए तो सब कुछ ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये इधर 13 घटा लिए तो 2187 आया, है ना। भाजक जो है भागफल का 1/3, भाजक जो है भागफल का 1/3, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आ गया, तो अब क्या होगा कि 2187 गुने 3 हो जाएगा, बराबर में क्या x स्क्वायर, है ना। तो
ये हो जाएगा 7 या 21 हासिल 2 और 8 3 24 25 26 7 या 21 हासिल 2 8 3 24 26 हासिल 2 3 2 5 3 2 6 65 61 x स्क्वायर किसी का स्क्वायर है क्या? 88 64 ये तो बहुत लंबा जा रहा है। यदि भाज्य जो है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ से सब कुछ ठीक है। 24 का स्क्वायर तो नहीं, 25 का स्क्वायर नहीं, 28 का स्क्वायर, तो इसमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2200 है, शेषफल 13 है, भागफल के 1/3 के बराबर है। सब कुछ तो ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो इसमें से कोई ऑप्शन आने वाला है नहीं, मतलब क्योंकि ये सब देखिए 25 का स्क्वायर 625 ही रहेगा, 576 रहेगा और ये काफ़ी दूर दूर है, तो इसलिए इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर अगर आप पूरा निकालना चाहिएगा तो देखिए यहाँ से जो है आप x बराबर ये जो है 65 से 81 88 64 ये 81 का वर्ग है, यानी यहाँ से एक x का मान 81 आ जाएगा, यानी भागफल हमारा 81 हो गया। लेकिन हमसे भाजक पूछा है तो ये xy3 है, xy जब 3 करेंगे तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? 81/3 यानी कि 27 या 81, तो क्या हो जाएगा जवाब? 27, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 19वां क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 से बचे। जैसे ही छोटी से छोटी संख्या कहे समझ जाइए कि एलसीएम है, तो आपको क्या करना है कि 45 और 55 का जो है एलसीएम निकालना है। 45 और 55 का एलसीएम निकालना है। देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो 9 × 45, ये 11 × 55, तो दोनों में तो 5 आइए गया, अब गुने 9 और गुने 11, ठीक है, यानी कि 9 × 45 और गुने 11 कीजिएगा तो 5 5 4 9 और 4, ये आएगा 495 आएगा। तो अगर वो 495 लेते हैं तो आपको 45 से भी पूरा भाग लग जाएगा और 55 से भी पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमको कहता है कि आप वो संख्या निकालिए जिसमेमें भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम 3 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 498, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकाल करके 3 जोड़ देना है, एलसीएम निकाल करके 3 जोड़ देना है। ये क्वेश्चन देखिए कि यदि x एक धनात्मक सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो x के पावर 65 - x निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगा? देखिए क्या है, x के पावर 65 - x है, क्या इसमें से x हम कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है, x जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x के पावर जो है कितना? 64 - 1, x के पावर 64 - 1। तो देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कहता है x एक धनात्मक सम संख्या है, तो यहाँ अगर 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, कुछ भी अगर लेते हैं तो वो तो सम संख्या है, तो 2 से कट ही जाएगा। उसके बाद इधर कुछ भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ जो है जैसे ही 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 8 10 12 14, तो 2 से तो हमेशा कट ही जाएगा ना। तो कहता है निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगा? तो वो संख्या हमेशा ही निश्चित रूप से ही 2 से तो विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए 8 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है ना, जबकि यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए हम इसका जो है किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ई के साथ। हालांकि इस ऑप्शन में जो है यहाँ बुक में जो आंसर दे रहा है वो 6 दे रहा है, लेकिन कुछ मिसप्रिंटिंग है। यहाँ स्पष्ट देख लीजिए कि अगर आप x कॉमन लिए तो x के पावर 64 बचा, -1 बचा। अब x के मान कहता है कि x एक सम मतलब धनात्मक सम संख्या है, तो 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, कुछ भी रखिएगा, वो संख्या 2 से तो हमेशा विभाज्य होगा। वो संख्या 2 से जो है हमेशा विभाज्य, चाहे इधर जो भी आए, लेकिन 2 से तो हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है ना। सम संख्या है तो 2 से हमेशा विभाज्य ही होगा, तो इसलिए इसका 2 हो जाएगा, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ई किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।